हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो 3 चैप्टर थे स्टार्टिंग वाले, उनको हम लोग कवर कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर हमें कवर करना है वो है आपका चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड उसके कुछ मेथड्स, या फिर हम लोग ये कहें कि जो मेथड्स हैं जो नेशनल इनकम को हमें कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं बच्चे। तो जो उसके टॉपिक्स हैं वो हमें आज के लेक्चर में सीखने को मिलेंगे। सो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो बच्चों देखो, हम बात कर रहे हैं कि वो वेरियस मेथड्स की जो हमारे पास नेशनल इनकम को काउंट करने में हमें हेल्प करते हैं। वो वेरियस मेथड कौन कौन से हैं बच्चे? देखो, हमारे पास 3 तरीके के मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग जो नेशनल इनकम होती है ना उसको काउंट करने के 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, वो बेसिकली मेथड कौन कौन से हैं? पहले मेथड का नाम है वैल्यू एडेड मेथड। क्या नाम है बच्चों? वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, जिसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड भी कह देते हैं। ठीक है, अब वैल्यू एडेड मेथड मतलब क्या कि कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही है। नाम का जो मेथड का नाम है वो अपनी हल्की सी डेफिनेशन खुद दे रहा है। ठीक है, कि वैल्यू यहां पर ऐड हो रही है, इसीलिए इसको प्रोडक्ट मेथड भी कहा गया है भाई। दूसरा मेथड है हमारे पास इनकम मेथड। ठीक है, कि जो इनकम मिलती है लोगों को या कंज्यूमर्स को, प्रोड्यूसर्स को, या हाउस होल्ड, या हमारे पास जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, उन सब की इनकम की हेल्प से हम लोग जो हमारा नेशनल इनकम है उसको निकालते हैं। या फिर तीसरा मेथड होता है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब होता है बच्चे, एक्सपेंडिचर जो हम लोग करते हैं, जो खर्चा हम लोग करते हैं, उन सब की हेल्प से हम लोग उन खर्चों को, जितने टोटल खर्चे होंगे ना, उन सब को जोड़ के हम लोग क्या निकालेंगे? नेशनल इनकम निकालेंगे। ऐसे ही एक बार सारे खर्चों को जोड़ के नेशनल इनकम निकालेंगे, एक बार सारी इनकम को जोड़ के नेशनल इनकम निकालेंगे, और एक बार वैल्यू एडेड की हेल्प से या फिर प्रोडक्ट मेथड की हेल्प से हम लोग नेशनल इनकम निकालेंगे बच्चे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। देखो, कहता है वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स द वैल्यू एडेड कंट्रीब्यूशन। मतलब क्या? जो वैल्यू एडेड मेथड है ये क्या करता है बच्चे, कि जो कंट्रीब्यूशन है किसका, कंट्रीब्यूशन मतलब, कंट्रीब्यूशन वर्ड याद रखना है बच्चों, कंट्रीब्यूशन मतलब कुछ जोड़ा गया है, कुछ ऐड किया गया है, कंट्रीब्यूट किया गया है। जैसे मैं बात करता हूं, आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, 30 बच्चों ने 10-10 रुपए दिए हैं, उनसे मेरे पास 300 रुपए हो चुके हैं। बाकी के जो 20 बच्चे और होंगे वो भी 10-10 रुपए देंगे, कि उन 20 बच्चों ने 200 रुपए और दिए हैं। उन 200 रुपए में क्या हुआ? 300 में कंट्रीब्यूशन दिया कितने का? 200 रुपए का। मतलब पहले से हमारे पास कुछ एक वैल्यू थी, उसमें कंट्रीब्यूट किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, ये एक एग्जांपल था। इसको मैं एक्चुअल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं कि जो हमारे पास नेशनल इनकम होगी उसको मैं बताऊंगा आपको। देखो, कहता है बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस, हर एक प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस की बात कर रहा है वो, बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन के प्रोसेस में, इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। याद रखना बच्चों, सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहा है, एक कंट्री में, एक अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है, या सिंपल मीनिंग की हम लोग बात करते हैं, जो वैल्यू एडेड होता है डिफाइन एज द डिफरेंस बिटवीन, किस किस के बीच में डिफरेंस होता है? टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ द फर्म, एक फर्म ने टोटल वैल्यू, कितने आउटपुट की वैल्यू है वो प्रोड्यूस की है। मान लो एक फर्म है, उसने 1000 रुपए के आउटपुट प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस किए हैं उसने। ठीक है, कहता है डिफरेंस होता है उस टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इनपुट फ्रॉम दी अदर फर्म्स, के दूसरी फर्म के जो इनपुट्स है उनके फर्म, कहता है क्या? टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ए फर्म एंड वैल्यू ऑफ इनपुट बॉट फ्रॉम अदर फर्म्स। मतलब क्या? जैसे मान लो मेरे पास लकड़ी का व्यापार है मेरा, ठीक है, मैं चेयर बनाता हूं, टेबल बनाता हूं, स्टूल बनाता हूं भाई, मेरा ये व्यापार है। मैंने एक दूसरी फर्म से सामान खरीदा, अब मैं कुछ बनाऊंगा तो मेरे पास उसके मुझे इनपुट की भी जरूरत पड़ेगी भाई। ठीक है, जो इनपुट है उसकी भी जरूरत पड़ती है मुझे। इनपुट में से क्या करते हैं बच्चे? इनपुट लिया है मैंने, उसी इनपुट की हेल्प से हम लोग कुछ ना कुछ आउटपुट बनाएंगे। ठीक है, हम कुछ आउटपुट बनाते हैं। अब कहा है कि मैंने 1000 रुपए का इनपुट लिया है, ठीक है, और मैंने बाद में उसको 2000 रुपए में उसका मैंने सामान प्रोड्यूस किया है।
मतलब मैंने कुछ वैल्यू ऐड की है उसके अंदर। अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, या तो टैक्सेस भी हो सकते हैं, मेरी मेहनत भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वैल्यू मैंने यहाँ पर ऐड की है। कहता है कि वैल्यू एडेड यही बेसिक सा डिफरेंस होता है जिस फर्म से हमने इनपुट लिया है और जितना सामान हमने उस इनपुट की हेल्प से आउटपुट में तब्दील किया है, उन सब का बेसिक डिफरेंस क्या कहलाता है? वैल्यू एडेड कहलाता है बच्चे, ठीक है। आगे कहता है इस मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं और वैल्यू एडेड तो कहते ही हैं बच्चे। कहता है क्या कि जो प्रोडक्ट मेथड होता है, इस मेथड का दूसरा नाम प्रोडक्ट मेथड भी होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चे? प्रोडक्ट मेथड होता है। और दिस मेथड इज आल्सो नोन एज, जो वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। क्योंकि ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है? ये इंडस्ट्रीज से ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि उन्हीं के आउटपुट की हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं भाई। इंडस्ट्रियल ओरिजिनेटेड मेथड कहा गया है इसको, ठीक है। कहता है और नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं। तो इसके कितने नाम हो गए बच्चे? इसके यहाँ पर हमारे पास 4 नाम हुए हैं। पहला नाम क्या है? वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा नाम प्रोडक्ट मेथड, तीसरा नाम इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और चौथा नाम नेट आउटपुट मेथड, क्योंकि यहां पर आउटपुट की बात की जा रही है, ठीक है। आगे कहता है प्रोडक्ट इज दैट मेथड which measures the national income by estimating contribution of each producing enterprises to production in the domestic territory। अब हम प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं बच्चे। इसमें क्या है? मान लो हमारे देश में एक डोमेस्टिक टेरिटरी में यहाँ पर 100 इंडस्ट्रीज हैं, 100 फर्म्स हैं। अब वो सारी की सारी प्रोड्यूस करती हैं भाई, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मार्केट में लेके आती हैं, सब के सब पैदावार करते हैं प्रोडक्ट्स की। उन सब का जो टोटल प्रोडक्ट होता है, उन सब का एंटरप्राइजेस, उन सब का हम लोग टोटल करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है। जो उनकी वैल्यू में चेंज आता है उसकी हेल्प से हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं। आगे कहता है हम लोग निकालेंगे कैसे इसको, वैल्यू एडेड मेथड को या फिर प्रोडक्ट मेथड को हम निकालते कैसे? कहता है वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट। हम वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट का मतलब क्या बच्चे? कि जो अंत में प्रोड्यूस किया गया है, जो फाइनली प्रोड्यूस किया गया है, याद रखना सिर्फ फाइनल आउटपुट की बात कर रहा हूं मैं, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो सिर्फ फाइनल आउटपुट है। अब वो फाइनल आउटपुट निकलेगा कैसे? कहता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। मान लो मैंने वही वाला एग्जांपल, मैंने सामान बनाया उस 1000 रुपए के इनपुट के साथ, मैंने 2000 रुपए का सामान बनाया, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी यहां पर मेरे पास है? यहां पर है 2000 रुपए की, ठीक है। और इनपुट की वैल्यू कितनी थी मेरे पास? वो थी मेरे पास 1000 रुपए की, ठीक है। तो मेरे पास एंड में कितना बचता है बच्चे? 1000 रुपए का मेरे पास बचता है वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, क्योंकि ये फाइनल आउटपुट में वैल्यू ऐड हुई है, ठीक है। क्योंकि 1000 रुपए का तो इनपुट पहले था उसमें, तो 1000 रुपए का उसमें डिफरेंस आया है, ठीक है। तो ये है हमारे पास वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट। आगे कहता है बच्चे कि हम लोग नेशनल इनकम निकालते कैसे हैं? कहता है देखो भाई, जो हम लोग निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो हमारे पास प्रोडक्ट मेथड होता है या फिर हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड होगा, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड होगा, नेट वैल्यू एडेड मेथड होगा, उसकी हेल्प से हमारे पास निकलता है बच्चे जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ग्रॉस की बात की गई है, कुछ ना कुछ ऐड है। डोमेस्टिक टेरिटरी की मैंने बात की थी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी है, और एमपी की बात मतलब उसमें जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस क्या, उसमें टैक्सेस इंक्लूड हो गए हैं बच्चे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इस तरीके से हमारी नेशनल इनकम निकलती है वैल्यू एडेड मेथड में, ठीक है। जो हमारे पास टर्म्स होती है ना, वो इस वैल्यू के अंडर निकलती हैं, अगर उनको काउंट करते हैं तो इस वैल्यू के अंडर वो निकलती हैं। कहता है क्या कि मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। इस टर्म को, इस जीडीपी एट एमपी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग नेशनल इनकम में निकालने के लिए। वो टर्म हम कैसे करेंगे? उस जीडीपी एट एमपी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे एनएनपी एट एफसी में, क्योंकि मैंने लास्ट चैप्टर की वीडियो में आपको समझाया था कि नेशनल इनकम निकलती है सिर्फ किससे? एनएनपी एट एफसी से, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से निकलती है भाई, ठीक है। अब हमारे पास जो एनएनपी एट एफसी है ये निकलेगी कैसे? कहता है ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ग्रॉस वैल्यू एडेड होगी ना भाई, यहां पर हम लोग कहते हैं कि अभी ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल एंटरप्राइजेस इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी,
ठीक है। उसमें हम लोग क्या लेस कर देंगे, अब हमारे पास है कि भी हमने कहा गए जीडीपी एट एमपी है ये हमारे पास, ठीक है, जीडीपी एट एमपी है। इसमें हम लोग क्या लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन। जैसे ही जीडीपी एट एमपी से हमने डेप्रिसिएशन लेस किया तो क्या बच गया हमारे पास, एनडीपी एट एमपी बच गया भाई, डेप्रिसिएशन लेस करते ही। उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस करते ही हमारे पास जो एनडीपी एट एफसी रह गया था ना हमारे पास, उसमें से जैसे ही हम लोगों ने नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस करे तो हमारे पास बच गया एनडीपी एट एफसी बच गया, ठीक है। उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम लोगों ने जोड़ दी, जो अब डी पे काम होगा हमारा, डोमेस्टिक का एनडीपी। जैसे ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम लोगों ने जोड़ दी, वो बन गया हमारा एनएनपी एट एफसी बन चुका है भाई, ठीक है। तो इस एनएनपी एट एफसी से हमारे पास क्या निकल आएगी, हमारी नेशनल इनकम निकल आएगी। जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स थे आपके लिए वही क्वेश्चन, वो कैसे निकलते हैं, वो निकलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है कि जिसको हमने कहा था जीडीपी एट एमपी, ये कैसे निकलता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको मैंने जीडीपी एट एमपी कहा है, ये निकलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको पता होगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने आपको बता भी दिया है क्या होता है। और दूसरा तरीका वैल्यू ऑफ आउटपुट का निकालने का, एक तरीका और है कि भाई क्या, जितनी हमारी टोटल सेल हुई है, जितनी हमारी टोटल सेल हुई है उसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं, चेंज इन स्टॉक। अब सेल्स को तो आप सारे बच्चे समझते हैं कि सेल्स क्या होती है। अब बात करते हैं चेंज इन स्टॉक। आप पूछेंगे कि सर ये चेंज इन स्टॉक क्या होता है, जिसको हम लोग डेल्टा स्टॉक भी कह देते हैं, एक सिंबल होता है डेल्टा का, डेल्टा स्टॉक भी कह देते हैं उसको। डेल्टा का ही मतलब होता है बच्चे चेंज इन स्टॉक, ठीक है, चेंज होता है डेल्टा का मतलब। अब वो चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, वो निकलता है जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक। जैसे मान लो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था ईयर के स्टार्टिंग में मेरे पास 1000 यूनिट्स का, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास बच गया आखिर में 100 यूनिट्स का, मतलब मैंने कितने यूनिट्स पे काम किया है, 900 यूनिट्स पे काम किया है, ठीक है। वो मेरे पास क्या निकल आएगा, चेंज इन स्टॉक निकल आएगा। और उसी 900 यूनिट्स का जिसपे हमने काम किया है वही बाद में जाके वो या तो सेल्स बनेंगी या कंजम्पशन के प्रोसेस में होंगी वो, या फिर आउटपुट के प्रोसेस में होंगी, फाइनल गुड्स बनेंगी, क्योंकि वही तो मैंने इस्तेमाल किया है ना, ठीक है। एक नोट है यहां पर, कहता है इफ एंटायर आउटपुट इज सोल्ड विद इन द ईयर, अगर पूरे साल में एंटायर आउटपुट, पूरा आउटपुट सेल हो जाता है, देन द वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी इक्वल टू सेल इटसेल्फ। तो क्या होगा, जितनी हमारी सेल है वो किसके इक्वल होगी, हमारे आउटपुट के इक्वल होगी, ठीक है। या फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का तरीका एक और है, प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड, जितना प्राइस है पर यूनिट के हिसाब से इनटू क्वांटिटी सोल्ड हमारी। तो हमारे पास क्या निकल आएगा, हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आएगा भाई, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास वो कि देखो, अब हम जब वैल्यू एडेड मेथड को इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट मेथड को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ हमें सावधानियां हैं जो हमें बरतनी पड़ेंगी। अब वो सावधानियां कौन कौन सी हैं, सबसे पहले सावधानी है, प्रिकॉशन है कि सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, जो सेकंड हैंड गुड्स हैं अगर उनकी सेल या परचेज हुई है तो गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू एडेड, उनको वैल्यू एडेड में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों इंक्लूड नहीं किया जाएगा बच्चे, क्योंकि सेकंड हैंड गुड्स है, जब वो फर्स्ट हैंड गुड्स थी ना तो वो उस पर्टिकुलर ईयर की नेशनल इनकम में पहले ही ऐड हो चुकी थी, तो दोबारा ऐड हम लोग उनको नहीं करेंगे भाई, ठीक है। दूसरी प्रिकॉशन है कि कमीशन अर्न्ड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, जो सेकंड हैंड गुड्स को सेल परचेज पे कमीशन अर्न किया है उसको भी यहाँ पर कहता है कि उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। कमीशन हम लोगों ने अर्न किया है किसको, बेचने पे, सेकंड हैंड गुड्स को खरीदा है या बेचा है उसे हम लोगों ने कमीशन अर्न किया है, उसको तो इंक्लूड करेंगे। सेल परचेज को मैं आगे देखो लिख देता हूं, इसको तो लेस करेंगे। जो कमीशन मिला है हमें सेकंड हैंड गुड्स को बेचने पे उसको हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। जो थर्ड है हमारे पास, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज टेकन इनटू अकाउंट, दे आर सिंपली नॉट सोल्ड ओइंग टू देयर नीड बाय द प्रोड्यूसर देमसेल्फ। अब प्रोड्यूसर ने कुछ, मान लो एक प्रोड्यूसर है वो कारपेट का प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो क्या करता है, उस कारपेट के प्रोडक्ट में से 3-4 कारपेट अपने घर पे लेके चला गया, वो खुद उसने इस्तेमाल कर लिए, 2-3 अपने फैक्ट्री में रख लिए, 2-3 घर पे ले गया। तो कहता है कि उस टाइप की गुड्स को भी, उनकी भी वैल्यू लगाकर उनको भी वहां पर कंसिडरेशन में लेगा, उनको भी ऐड करेगा,
ये नहीं है कि उनको ऐड नहीं करेगा, क्योंकि वो भी प्रोडक्ट हैं। अल्टीमेट मैंने आपको बताया है एक प्रोड्यूसर एक हाउस होल्ड ही होता है, ठीक है। वो दूसरी कैटेगरी में पहुंचे तो हाउस होल्ड बन जाता है। जब वो खुद प्रोड्यूस करता है तो वो प्रोड्यूसर बन जाता है। खुद कंज्यूम करता है तो वो एक प्रोड्यूसर, खुद एक हाउस होल्ड बन जाता है भाई, ठीक है। तो कहता है इस टाइप के गुड्स को भी ऐड करना पड़ेगा। चौथी प्रिकॉशन कहता है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड, कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, बात आई ना आपको समझ में, इंटरमीडिएट गुड्स जो अभी फाइनल गुड्स नहीं बनी है, जिनको इस्तेमाल नहीं होना है अभी, जिन पर अभी और काम होना है, उनको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा, उनको हम लोग लेस करेंगे। अगर पहले से लेस है तो उनको दोबारा इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ और प्रिकॉशंस भी हैं। कहता है इंप्यूटेड रेंट, पांचवी प्रिकॉशन है इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट। मान लो एक ओनर ने अपना ही घर अपने किराए पर ले रखा है। एक ओनर है, जैसे मान लो मेरे पास एक छोटी सी फैक्ट्री है और मैं अपने घर पर ही करता हूँ। मेरे दो पार्टनर हैं, घर जगह मेरी है, दोनों की कैपिटल सेम है, ठीक है, पर जगह मेरी है, वो काम कर रहा है। जब आखिर में कमीशन जो पैसे लगेंगे तो उससे मैं उस घर का टोटल वैल्यू निकालूंगा रेंट की। अगर हम कहीं और लेते तो पैसे हमें देने पड़ते हैं, तो इसके पैसे तो मैं अपने काट लूंगा, एंट्री तो करूंगा पर उसकी मैं काट तो लूंगा, पर अपने पार्टनर से वो पैसे लूंगा। इंप्यूटेड रेंट है वो मेरे लिए, ठीक है। इस प्रकार के रेंट को यहां पर इंक्लूड करते हैं भाई, ठीक है। ये रेंटल वैल्यू निकालते हैं हम लोग घर की। मान लो मैं अपने घर पे ही काम कर रहा हूं और मैं अगर कहीं और काम करता तो मुझे महीने के 8,000 रुपए देने पड़ते हैं रेंट के हिसाब से। तो मेरे हम दो पार्टनर हैं, तो हमें 4-4 हजार करके वो दे दिए। अब जगह मेरी है, काम मेरा ही है, तो मैं फिर से 8,000 रुपये वैल्यू निकालूंगा, 4,000 उससे ले लूंगा और 4,000 की अपनी एंट्री भी करूंगा। वो मेरे 4,000 मेरे पास ही रह जाएंगे, पर रिकॉर्ड्स में तो वो लिखे जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो तभी बटेगा ना, ठीक है, क्योंकि रेंट भी एक खर्चा है भाई। कहता है सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो हम लोगों ने सेल्फ कंजम्पशन किया है उसके बदले जो सर्विसेज दी हैं उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट देयर मार्केट वैल्यू। क्योंकि जो सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं उसके लिए मुश्किल है कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, उसको निकालना मुश्किल है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे। आगे हमारे पास लास्ट प्रिकॉशन है वैल्यू एडेड इन गवर्नमेंट सेक्टर इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ओनली, कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में कोई वैल्यू एडेड है तो वो जो कंपनसेशन है एम्प्लॉयज की तो इसके बराबर माना जाएगा भाई, ठीक है। मतलब क्या, अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में कोई कंपनसेशन मिलता है, सैलरी मिलती है, रेंट मिलता है, तो जो एम्प्लॉयज होंगे उनकी सैलरीज के बराबर उसको माना जाएगा भाई, ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशन थी जो हमें वैल्यू एडेड का जो मेथड है उसको इस्तेमाल करेंगे नेशनल इनकम को काउंट करने में, उस दौरान हमें ये सावधानियां बरतनी पड़ेंगी भाई, ठीक है। अब हम लोग सावधानियां तो बरत लेंगे, लोगों ने सावधानियां तो बरती, पर कुछ प्रॉब्लम है जो साथ में अराइज होंगी। वो प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं? एक ही प्रॉब्लम है जिसका नाम है डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, ठीक है। डबल काउंटिंग प्रॉब्लम मतलब इससे क्या कि दो बार गिनती की गई है नेशनल इनकम। ऐसा तो मैं चाहूं मैं एक वैल्यू को 1000 बार गिन के अपनी नेशनल इनकम को हजारों लाखों करोड़ में बता लूंगा, पर ये तो सही तरीका नहीं हुआ, सही प्रैक्टिस नहीं हुई। मुझे कोई भी वैल्यू एक बार ही गिननी है, दूसरी बार गिनते ही वहीं पर मिस्टेक हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो अराइज होती है, जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है पेपर के अंदर, और अगर क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई दूसरी दो बार आइटम दिखा दे तब इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। मैं यहां पर आपको समझा देता हूं। द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज द प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन वंस। उसने कहा ना, जब एक बार से ज्यादा हम किसी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को काउंट कर लेते हैं, ठीक है, दिस लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहता है उसके कारण क्या होता है, हम किसी गुड्स और सर्विसेज की ओवर एस्टिमेशन कर देते हैं, उसको कई बार ज्यादा माप लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास प्रॉब्लम थी। अब इस प्रॉब्लम से बचा के जाए, हम लोगों ने प्रॉब्लम तो समझ ली, कौन सी प्रॉब्लम? डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। अब उससे भाई मैंने प्रॉब्लम सावधानियां भी बता दी, प्रॉब्लम भी बता दी, उससे बचने के उपाय भी हैं। कहता है हमारे पास दो उपाय हैं। पहला एक तरीका है फाइनल आउटपुट मेथड। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बचने का पहला फाइनल आउटपुट मेथड। मतलब क्या? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड
वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि जो वैल्यू है हमारे पास आउटपुट की, उसमें से हम लोग क्या निकाल देते हैं, जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है ना वो निकाल देते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाती है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बच जाती है। और उसी को हम लोग इंक्लूड करते हैं किसमें, नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जब भी नेशनल इनकम काउंट करेंगे तो उसमें इंक्लूड करेंगे। तो तरीका क्या बच्चे, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट निकल आएगी। दूसरा तरीका है वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड रेफर्स टू दी डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। उसी तरीके को दूसरे रूप में दे दिया है, जो फाइनल आउटपुट की वैल्यू है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू है, उसको हम लोग निकाल लेंगे और सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। फाइनल आउटपुट से हम लोगों ने एक फर्म के लेवल पे बात की थी, वैल्यू एडेड की मैं पूरी डोमेस्टिक टेरिटरी के लेवल पर बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं बच्चे जिसकी हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेते हैं कि जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है उससे हम लोग यहाँ पर बच जाते हैं भाई। ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉब्लम भी बताई, सावधानियां भी बताई, बचने के तरीके भी बताए, और हम लोग मेथड कवर कर रहे हैं वैल्यू एडिड मेथड। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन का हिंट दे देता हूं, करते कैसे हैं उसको वो भी बता देता हूं यहाँ पर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आपको उनमें प्रॉब्लम आती है तो आप स्कूल में आके मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में उनको लिख के बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन है और मुझे उसका फोटो भेज दीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा आपको। ठीक है, तो अब हम करते हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखो, हमें करना है कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ये दिल्ली के अंदर ये क्वेश्चन आया था सन 2012 में। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बड़े आसान से क्वेश्चन है जो हमारे पास यहाँ पर आते हैं भाई। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब जीडीपी एट एमपी हमें निकालना है यहाँ पर, सॉरी जीडीपी एट एफसी निकालना है, एमपी नहीं। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है। ठीक है, हमारे सामने कुछ कंटेंट्स हैं। पहला, वैल्यू ऑफ आउटपुट सोल्ड। वैल्यू ऑफ आउटपुट सोल्ड मतलब ये वैल्यू है, फाइनल आउटपुट की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, ये सेल्स है हमारी कितने की, 1000 करोड़ की, करोड़ में है ये सारी वैल्यू। प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट वो है 30 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। अगर मैंने 1000 रुपए का सामान बेचा है और पर यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 30 थी, तो मैं निकाल सकता हूं ना कितनी क्वांटिटी मेरे पास यहाँ पर। आगे डेप्रिसिएशन कितना लगा है, डेप्रिसिएशन की हेल्प से हम लोग जो ग्रॉस वैल्यू आएगा उससे हम लोग नेट वैल्यू पे पहुंच जाएंगे डेप्रिसिएशन लेस करते ही। इंटरमीडिएट कॉस्ट है वो हमें ऐड करनी ही नहीं है यहाँ पर, उससे तो बच के रहना है। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक है, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक निकाल के हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन स्टॉक निकाल सकते हैं। आगे है एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स। एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स क्या है हमारे पास बचे, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। ठीक है, ये हमें काउंट नहीं करने हैं, क्योंकि अगर हमारे पास है तो काउंट करते हैं तो हमें फैक्टर कॉस्ट पे हम लोग इस पे पहुंच सकते हैं। तो आपके पास ये कुछ टर्म्स थी। ठीक है, यहीं पर आपके सामने आपका आंसर है, कहता देखो सेल्स है हमारे पास। सबसे पहले तो हम लोग सेल निकालेंगे, सेल या फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे, जो उसने हमें दे भी रखी है 1000 करोड़ की। कहता है टोटल कितनी, कि 1000 करोड़ रुपए की यूनिट। हम क्वेश्चन पढ़ लेना बच्चे, मैंने शायद थोड़ी सी मिस्टेक दी है, यूनिट्स है ये, यूनिट ऑफ आउटपुट है ये, इतने आउटपुट है, 1000 यूनिट्स है हमारे पास, और एक की वैल्यू कितनी है 30, तो टोटल सेल कितने की हुई, 30,000 करोड़ रुपए की। कितने की हुई बच्चे, 30,000 करोड़ रुपए की। टोटल सेल कितने की, 30,000 करोड़ रुपए की है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलती है हमारे पास, जो सेल्स है मतलब 30,000, ये 30,000 प्लस में जो हमारे पास चेंज इन स्टॉक है वो कैसे निकलेगा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 3000 का, इसमें से हम लोग क्या लेस कर देंगे, जो ओपनिंग स्टॉक है 2000 का, तो चेंज इन स्टॉक कितना आया मेरे पास 1000 का। तो कहता है ये कैसे निकलेगा हमारे पास कि जो अब ये जो चेंज इन स्टॉक है ना, मतलब इसके अंदर कुछ इंटरमीडिएट कंजम्पशन बची है, रॉ मटेरियल पड़ा है मेरे पास ये वाला, तो 30,000 जमा में 1000 करोड़, तो टोटल कितना बन गया मेरे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट, 31,000 करोड़ बन गया भाई। ठीक है, ये हम लोगों ने चेंज इन स्टॉक निकाल लिया था यहाँ से। अब हमारे पास निकला है कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगी भाई, जो मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट थी वो मेरी क्या थी, जीडीपी एट एमपी था, वो मेरे पास तो जीडीपी एट एमपी था, वो मैंने निकाल लिया है। कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी थी बच्चे हमारे पास,
तो वो 12,000 की थी, जो हम लोग हमारे पास उस ग्रॉस के अंदर पहले से ऐड थी, वो लेस कर देंगे। तो 31,000 माइनस 12,000 माइनस जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो भी तो लेस होंगे ना, एक्साइज ड्यूटी और जो सेल टैक्स थे हमारे पास, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये 2,500 और 3,500 टोटल कितने बन गए हमारे पास, ये 6,000 बन गए। तो 31,000 माइनस 12,000 माइनस 6,000, हमारे पास जो ग्रॉस वैल्यू एडिड फैक्टर कॉस्ट थी वो निकला है कितनी, 13,000 करोड़ निकला हमारा, जो हमारी जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी है बच्चे ये, ठीक है। अगर मुझे कहा जाए कि इसी 13,000 करोड़ को एमपी में कन्वर्ट कीजिए, तो जो ऊपर हम लोगों ने टैक्सेस माइनस किए हैं ना, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। टैक्सेस कितने के थे, वो थे 6,000 करोड़ के, ठीक है, उनको ऐड कर देंगे तो 13,000 करोड़ जमा 6,000 करोड़ कितने बन गए, 19,000 करोड़। मेरे पास क्या बन गया, वो जीडीपी एट एमपी बन चुका है भाई, ठीक है। ये आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन था बच्चे, और आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आज के लेक्चर में आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट सेक्शन तो सबके लिए खुला हुआ है बच्चे, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।